तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे, है ना। और हम आज देखेंगे फिटर के जो एमसीक्यू हैं, जो आपके टॉपिक्स रहेंगे गेज और पाइप फिटिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले क्या है, ये आपका वेल आर्टिशियन के लिए और जो भी टेक्नीशियन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा 7वां पार्ट है और इससे पहले 6 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। फिटर भेल आर्टिशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ देख सकते हैं, या फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। सो हम 7वां पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन जैसे पहले ही मैंने बता रखा था स्टार्टिंग में ही कि आपके सारे के सारे इंग्लिश में ही रहेंगे, है ना। मैं जैसे बोलता हूँ तो इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ, बाकी चीज़ें यही है ना। सो ये कोर सब्जेक्ट है। ये आपका थ्योरी का जो है ना पेपर जितना बनता है मैक्सिमम, ये जो आपको जैसे मैंने बताया कि 10 या 11 के आसपास बनेगी आपकी टोटल वीडियो। इससे बाहर आपका मतलब इससे बाहर जो भी आएगा 5 से 10% आएगा, मतलब 90 to 95% क्वेश्चन जो है यहीं से आने हैं। जो भी है, जिस किसी भी आप टेक्निकल एग्ज़ाम का पेपर देते हो तो वहाँ पे थ्योरी का जो पोर्शन आता है वो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 का, जिसमें गेज और पाइप फिटिंग का देखेंगे क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन बनते हैं 100+ क्वेश्चन बनते हैं ना। तो एक एक करके देखते हैं, वो एक्सरसाइज वाइज है ना। लास्ट में जैसे देखा था तो हमने 140 एक्सरसाइज तक देख लिया था। उसके बाद 141 से इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वाले चैप्टर में क्या था ना, असेंबली जो है बहुत लंबा चैप्टर है, जिसके कारण उसको मैं 2 वीडियो लग गया बनाने में, है ना। अब इस वीडियो में देखेंगे हम यहाँ गेजेस से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन देख लिया था, ये आपका गेज से स्टार्ट है। इसके अंदर आपका आएगा गेज, एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 3 मतलब 141 एक्सरसाइज है, इसमें आपका चलेगा। सो पाइप फिटिंग भी इसके बाद आएगा। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन विजिबल हो। Okay, so which device is used to check the size of component produced in mass production by most economical method? तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे मास प्रोडक्शन मतलब बहुत उत्पादन जहाँ पे करा जाता है, और जो मतलब सस्ता होता है मेथड चेक करने का, तो उसमें कंपोनेंट का साइज़ चेक करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उनको, वो कौन सा क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका उसमें ना लिमिट गेज का इस्तेमाल किया जाता है मास प्रोडक्शन के लिए, है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो है प्रिसीजन टूल है, ये माइक्रोमीटर प्रिसीजन टूल है, वर्नियर कैलिपर है, ये आपका प्रोफाइल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेम्पलेट का, और एंगल चेक करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका जो है डबल एंडेड प्लग गेज है ना। इसमें ये गो सीरा है, ये नो गो सीरा है। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टॉलरेंस टू मैन्युफैक्चर गेजेस, है ना। सो जो आपके गेजेस बनाए जाते हैं उसका रेंज ऑफ टॉलरेंस पूछ रहा है कितना होता है। सो वो जो होता है आपका 1/10 ऑफ द टॉलरेंस होता है ना, मतलब जो टॉलरेंस होता है उसका 10वां भाग होता है। मतलब आपका यदि 10 mm का है तो उसमें 10 माइक्रोन का छूट दिया जाता है, ऐसे बोल रहा है। 1/10 ऑफ द टॉलरेंस, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई द गो एंड ऑफ प्लग गेज इज़ मेड लॉन्गर देन नो गो। तो इसमें पूछ रहा है कि गो एंड जो होता है नो गो के कंपैरिजन लंबा होता है, तो वो क्यों बनाया जाता है लंबा, उसके पीछे कारण पूछ रखा है, ऐसा क्यों होता है। तो वो क्या होता है ना, आप आसानी से उसको पहचान सको उसके लिए गो एंड जो होता है लंबा बनाया जाता है, और आपका जो नो गो होता है आपका छोटा होता है। सो फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच गेज इज यूज फॉर चेकिंग पिच ऑफ द थ्रेड, है ना। तो थ्रेड की पिच चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो आपका उसमें आपका पिच चेक करने के लिए जो होता है, थ्रेड का पिच चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है पिच डायमीटर चेक करता है। फीलर गेज जो होता है गैप चेक करता है, जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं। सेंटर गेज जो होता है आपका जैसे ड्रिल होते हैं ऐसे करके होते हैं, ड्रिल का जो पॉइंट होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए सेंटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका विच गेज इज यूज फॉर चेकिंग थिकनेस ऑफ सीट, है ना। तो जो सीट होती है उसकी मोटाई चेक करने के लिए कौन सा गेज इस्तेमाल करते हैं, तो स्टैंडर्ड वायर गेज यूज इस्तेमाल करते हैं। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें रेडियस गेज अगर लगाया गया तो इसका रेडियस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फीलर गेज का बता दिया, सेंटर गेज भी बता दिया, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ असेंबली। इस असेंबली का नाम पूछ रहा है, ये कौन सा असेंबली है ना। तो ये आपका सेलेक्टिव असेंबली है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेलेक्टिव असेंबली, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो 8 नंबर क्वेश्चन है विच असेंबली प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन द कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट के बीच में जो होता है आपका इंटरचेंजेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, ऐसे कौन से असेंबली में होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है और नॉन सेलेक्टिव असेंबली होता है ना, उसमें प्रोवाइड किया जाता है। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड सिस्टम देयर द साइज ऑफ होल केप्ट कांस्टेंट एंड द साइज ऑफ शाफ्ट इज़ वेरिड। ये आपका लिमिट एंड फिट का क्वेश्चन है, लिमिट फिट टॉलरेंस का जो है उसका क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रखा है स्टैंडर्ड सिस्टम जिसमें आपका होल के साइज़ को जो है कांस्टेंट रखा जाता है, शाफ्ट को आपका वेरी किया जाता है। तो आपका होल बेसिस सिस्टम होता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट कांस्टेंट होता है और होल को वेरी किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड सिस्टम इज मोस्टली फॉलोड। अब पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो आपका होल बेसिस सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम सोन। अब ये जो सिस्टम दिखा रहा है इसके बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा सिस्टम को दिखा रहा है। अब ये शाफ्ट का दिखा रहा है, तो ये आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 142-43 आपका एक्सरसाइज आ गया। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इसमें पावर ट्रांसमिशन के भी क्वेश्चन है कुछ, है ना। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बियरिंग दैट लोडिंग इज़ पैरेलल टू द एक्सिस, बियरिंग एक्सिस, है ना। सो बियरिंग एक्सिस के पैरेलल जो है लोड को सहन करता है, उस बियरिंग का नाम पूछ रखा है, वो कौन सा बियरिंग होता है। सो वो जो होता है आपका अंदर आपका थ्रस्ट बियरिंग होता है। बाकी रेडियल लोड के लिए आपका रेडियल बियरिंग होता है। स्प्लिट बियरिंग या टाइप ऑफ बियरिंग में एक आपका थोड़ा अलग प्रकार का होता है, एडजस्टेबल स्लाइडिंग बियर जो होता है वो एडजस्ट करता है अपने। राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, बियरिंग का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा बियरिंग है। तो ये जो है आपका जनरल बियरिंग है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। थ्रस्ट बियरिंग जो होता है इस तरह से आपका उसका फोटो बनेगा थ्रस्ट बियरिंग का। स्प्लिट बियरिंग जो होता है उसका थोड़ा ऐसे करके साइड में बनता है ना। जब 2D में बनेगा तो सॉलिड बियरिंग जो होती है बिल्कुल इसकी थोड़ा ऐसे बनता है, ऐसे करके बनता है और इधर से रहता है। फिगर आएगा तो तब मैं बताऊंगा कौन सा है ना। सो इसका बारे में पूछ रखा है, ये कौन सा बियरिंग है, आपका जनरल बियरिंग है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बियरिंग आर मेड इन हैव असेंबली इन स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक। तो स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक के लिए जो बियरिंग बनाई जाती है उसके बारे में नाम पूछ रखा है, असेंबली इन स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक में जो इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वो जो होता है आपका बियरिंग वो आपका स्प्लिट बियरिंग होता है। ये आपका प्लम्बर ब्लॉक जो होता है, स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक, वहाँ पे असेंबल किया जाता है ना। स्प्लिट बियरिंग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बियरिंग। अब इस बियरिंग का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा बियरिंग है। तो ये जो है आपका बियरिंग सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग बोलते हैं इसको, है ना। क्योंकि देखो ये इस तरह से बना रखा है ना ये आपका, तो ये खुद को अलाइन कर लेता है ना। तो सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग है ना। सो ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका विच मटेरियल इज यूज टू मेक द रोलिंग एलिमेंट ऑफ बियरिंग। तो आपका बियरिंग का जो रोलिंग एलिमेंट होता है उसको कौन से धातु से बनाया, कौन से मटेरियल से बनाया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो आपका जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो आपका क्रोम निकल स्टील होता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बियरिंग कैरी द लोड ऑफ द रोटेटिंग मेंबर, है ना। सो पूछ रहा है कि जो रोटेटिंग मेंबर होता है, रोटेटिंग मेंबर जो होता है उसमें बियरिंग का कौन सा पार्ट जो होता है वो लोड को सहन करता है। तो वो जो होता है जो रोलिंग एलिमेंट होता है वही उसको सहता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। केज क्या करता है, सेपरेट करता है ना। आउटर रेस जो होता है बाहर से उसको ढका होता है, इनर रेस जो होता है बॉल को, इनर जैसे आपका दिखा दूँ, एक ये हो गया एक ये हो गया,
यहाँ बीच में जो होते हैं बॉल होते हैं या रोलर होते हैं, ठीक है। और इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे केज लगा रहता है। ये बाहर वाला आउटर रेस होता है, अंदर वाला इनर रेस होता है। इनर रेस ही आपका शाफ्ट के साथ लगा हुआ रहता है और यही मूवमेंट लेता है, लोड को ये कैरी करते हैं ना। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बियरिंग इज प्रोवाइडेड विद ग्रुप्स फॉर गाइडिंग द रोलिंग एलिमेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बियरिंग में जो होता है ग्रुप्स प्रोवाइड किया रहता है रोलिंग एलिमेंट को गाइड करने के लिए। तो वो जो होता है आपका इनर एंड आउटर रेसेस जो होता है वो उसको गाइड करता है। उसमें ना आपके ग्रुप्स बने होते हैं, तो वही बोल रहा है कि ग्रुप्स बने होते हैं जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं उसको गाइड करने के लिए। तो इनर रेस और आउटर रेस में होते हैं ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें आपका एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, एक्स पार्ट क्या है। तो यही आपका जो है ये आपका इनर रेस है, ये आउटर रेस है। तो इसके यहाँ पे आपका ग्रुप्स बने रहते हैं। बाकी ये आपका बॉल्स हो गए और ये जो साइड में लग रखा है ये आपका केज है। सो इनर रेस आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच बियरिंग कैरी जनरल लोड दैट आर स्लाइटली इंक्लाइन ड्यू टू शाफ्ट मिसअलाइनमेंट। तो शाफ्ट जो होता है मिसअलाइनमेंट होता है, मतलब इंक्लाइन होता है उसके कारण। तो उसमें पूछ रहा है कि जनरल लोड को जो है वो कैरी करता है, तो वो आपको कौन सा होता है बियरिंग, वैसा है ना। और शाफ्ट मिसअलाइनमेंट का भी बात कर रखा है ना। तो उस केस में जो होता है आपका सेल्फ लाइन बॉल बियरिंग जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है जनरल लोड को। और जो आपका जब इंक्लाइन होता है उस टाइम पे जो मिसअलाइनमेंट होती है उसको भी ठीक करके रखता है ना। तो ये खुद ही आपका सेल्फ अलाइन हो जाता है। जैसे आपका एंगल चेंज होएगा ये खुद से अलाइन हो जाएगा और उस शेप में आ जाएगा। सो आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये टाइप होते हैं सिंगल रो में, डबल रो में, लोड के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है ना। ये लाइट लोड के लिए होता है, ये हेवी लोड के लिए होता है डबल रो बॉल बेयरिंग का, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। अब इसमें देखो डबल रो है ना, डबल रो बॉल बेयरिंग हो जाएगा, डबल रो बॉल बेयरिंग, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बियरिंग इंश्योर प्रॉपर फिट्स एंड इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द रोलिंग एलिमेंट। कह रहा है कि कौन सा पार्ट होता है जो इंश्योर करता है कि उनके बीच में जो स्पेसिंग है, दो बॉल्स हो या रोलर्स हो उसके बीच में जो रोलिंग एलिमेंट है उनके बीच में जो गैप जो होता है उसको इंश्योर करता है, प्रॉपर फिट को बनाए रखता है। तो आपका केज होता है ना, बॉल केज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें आपका नाम पूछ रखा है इस बियरिंग का, तो यही आपका थ्रस्ट बियरिंग है ना। इस तरह से आ गया ना, ये आपका थ्रस्ट बियरिंग है। ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपका सी में है। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम पूछा है, तो ये आपका केज को दिखा रहा है ना। सो बॉल केज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 14 नंबर है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज फिटेड इन द टेपर्ड होल ऑफ द हाउसिंग फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ईयर, है ना। सो कौन सा एलिमेंट जो होता है उसमें बियरिंग में बोल रहा है कि कौन सा टाइप का बियरिंग जो होता है जिसमें आपका टेपर्ड होल होता है और हाउसिंग में एडजस्टमेंट, मतलब टेपर्ड होल ऑफ द हाउसिंग फॉर एडजस्टमेंट ऑफ, मतलब ईयर होता है ना, उस चीज़ को एडजस्टमेंट करने के लिए आपका हो जो हाउसिंग होता है उसमें आपका टेपर होल होता है। तो ऐसा कौन सा बियरिंग होता है जिसमें इस प्रकार का पाया जाता है। तो वो जो होता है आपका एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग होता है जिसमें आपका हाउसिंग में जो होता है टेपर होल पाया जाता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बियरिंग द बियरिंग पुश इज प्रेसेस विद ए स्पेशल स्लीव। तो कौन से प्रकार का आपका बियरिंग होता है जिसमें आपका बियरिंग बुश को प्रेस करने के लिए स्पेशल स्लीव लगा हुआ होता है। तो वो जो होता है आपका सेल्फ लाइन बुश बियरिंग होता है ना, जिसमें आपका स्पेशल स्लीव लगा होता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 144-45 है ना। इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विच बियरिंग कैन कैरी ग्रेटर रेडियल लोड देन बॉल बियरिंग ऑफ द सेम साइज। अब देखो ये कह रहा है कि ग्रेटर रेडियल लोड जो होता है ज़्यादा सहन करता है कंपैरिजन टू आपका बॉल बियरिंग का, लेकिन साइज सेम होगा। तो वैसा कौन सा बियरिंग है उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो वो जो होता है आपका निडल बियरिंग होता है ना। वो क्या होता है रेडियल लोड को सकता है ज़्यादा कंपैरिजन टू बॉल बियरिंग का। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका नाम पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग। इस बियरिंग का नाम पूछ रखा है ना। ये आपका सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग हो जाए, सेल्फ अलाइन
रोलर बियरिंग हो जाएगा ना, रोलर है बोल है, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग है ना, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओके सर, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच बियरिंग इज यूज देयर आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बॉल ऑफ द बियरिंग इज सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड। तो इसमें कौन सा बियरिंग यूज़ किया जाता है जिसमें आपका आउटसाइड डायमीटर जो होता है बियरिंग का वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, या सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड होता है। सो वो जो होता है आपका नीडल बियरिंग होता है, उसमें आपका जो आउटसाइड डायमीटर होता है वो आपका सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड होता है। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच बियरिंग आर डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल थ्रस्ट रेडियल लोड। तो एक्सियल थ्रस्ट और साथ ही आपका रेडियल लोड को सहन करने के लिए जो डिज़ाइन किया हुआ बियरिंग होता है वो कौन सा बियरिंग होता है? तो आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है ना। सो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछा है आपको क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। इस बियरिंग का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा बियरिंग है? तो ये जो है आपका थ्रस्ट बॉल बियरिंग है ना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, थ्रस्ट बॉल बियरिंग। क्योंकि इसमें देखो इस तरह का ही बन रहा है इसमें, है ना। से आपका थ्रस्ट बॉल बियरिंग, इसमें बॉल लगे हुए हैं और एक्सियल लोड को लेने के लिए आपका बॉल लगा रखा है उसको, है ना, थ्रस्ट बॉल बियरिंग। सो ये आपका ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच बियरिंग आर यूजफुल फॉर टेकिंग वर्टिकल थ्रस्ट लोड कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड। तो वही आपका सवाल है कि आपका जो है वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहन कर सकता है और आपका रेडियल लोड को सहन नहीं कर पाता है, तो वो कौन सा बियरिंग होता है? सो वो जो होता है आपका थ्रस्ट बॉल बियरिंग ही होता है। ये सिर्फ आपका एक्सियल लोड थ्रस्ट लोड या फिर वर्टिकल थ्रस्ट लोड जो होता है उसको सहन कर सकता है, किसी भी प्रकार का आपका रेडियल लोड नहीं सहन कर सकता है। सो डी जो आपका राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट बिटवीन इनर रेस एंड रोटेटिंग स्पिंडल वाइल फिटिंग बियरिंग, है ना। इसमें पूछ रहा है टाइप ऑफ फिट के बारे में पूछ रखा है, जो इनर रेस और रोटेटिंग स्पिंडल के बीच में जो बियरिंग फिट की रहती है, तो वह उसमें कौन से प्रकार का फिट होता है? सो वो जो होता है आपका इंटरफेरेंस फिट होता है ना। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि शाफ्ट जो होता है ना आपका होल से बड़ा होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट बिटवीन इनर रेस एंड स्पिंडल वाइल फिटिंग बियरिंग। अब इसमें क्वेश्चन वही थोड़ा अलग कर दिया है ना। इसमें टाइप ऑफ फिट के बारे में पूछ रखा है, जिसमें आपका इनर रेस और स्पिंडल, अच्छा, बिटवीन इनर रेस एंड स्पिंडल वाइल फिटिंग बियरिंग, तो वहाँ पे कौन सा टाइप का फिट बनेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्लोज पुश फिट बनेगा, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको फोटो दिया हुआ है, इसमें नाम पूछ रखा है, एक्सपर्ट का नाम पूछ रखा है। ये एक्सपर्ट क्या है ना। सो ये जो है आपका एक्सपर्ट, सो इसमें देखते हैं ना, तो ये आपका जैसे ये बियरिंग हो गया है ना। अब ये इस तरह से बन रहा है और बीच में ये बोल आ रहा है ना, तो ये अंदर का पार्ट है ना। सो ये आपका इनर रेस हो जाएगा, एक्स वाला जो है ये इनर रेस, ये बोल और ये आउटर रेस, तो ये आपका एक्स जो है इनर रेस हो जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। ओके, सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनर रेस। अगले क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली। से पूछ रहा है बॉल बियरिंग का जो असेंबली होता है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट जो होता है रोटेट नहीं होता है। सो जो आपका आउटर रेस होता है वो नहीं घूमता है, वो फिक्स होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है, विच बियरिंग द लोडिंग इज राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस। इसमें पूछ रहा है कि आपका राइट एंगल जो बियरिंग एक्सिस से राइट एंगल में होता है उस लोड को सहन करने के लिए आपका कौन सा बियरिंग बना होता है, या कौन सा बियरिंग जो होता है आपका लोड को राइट एंगल में बियरिंग एक्सिस के वो सहन करता है। तो वो जो होता है आपका जर्नल बियरिंग होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल बियरिंग क्या होता है आपका, लोड जो है 90 डिग्री में कह लो या राइट एंगल में जो बियरिंग एक्सिस बनता है, जैसे ऐसे बन गया। सो ये अब ऐसे इसका 90 डिग्री बन रहा है, इसका 90 डिग्री यहाँ पे, तो इसमें आपका जो लगेगा यहाँ पे आपका बियरिंग जो लगेगा वो आपका जनरल बियरिंग होगा, है ना।
जैसे ये जनरली आपका टरबाइन्स में मिलेंगे, टरबाइन्स में ज़्यादातर मिलेंगे ये चीज़ें, है ना। टरबाइन हो गया, और टरबाइन में ही मैंने देख रखा है इसको, है ना। जैसे गैस टरबाइन हो गए या फिर स्टीम टरबाइन हो गया, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल में मिलते हैं ये। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। अब थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का हानि क्या है, तो ये क्या करता है ना, ये रेडियल लोड को नहीं सहन कर सकता है, तो कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड, तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जो है एक्सिस के उसमें वर्टिकल जो लोड होता है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड, उसको सहन कर सकता है ना, रेडियल लोड नहीं सहता है, तो ये जो है आपका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ बंचिंग अप रोलिंग एलिमेंट अवॉइडेड इन द बियरिंग असेंबली। अब कह रहा है वो जमा नहीं हो जाएगा, है ना। बंचिंग अप दैट मीन्स जमा नहीं होना है। हाउ बंचिंग अप रोलिंग एलिमेंट अवॉइडेड इन द बियरिंग असेंबली। सो बियरिंग असेंबली में कैसे हम रोलर को या फिर बॉल्स को एक जगह जमा होने से कैसे बचाते हैं, तो आपका केज लगा के, है ना। केज क्या करता है, सेपरेट कर देता है बॉल्स को या रोलर्स को। तो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाई केज के द्वारा हम जो है बंचिंग ऑफ जो होता है रोलिंग एलिमेंट के बीच में, उसको हम अवॉइड कर पाते हैं। सो ये जो है राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग डबल रो रोलर बियरिंग। तो डबल रोलर बेयरिंग का जो इस्तेमाल करने का मेन पर्पस पूछ रहा है कि क्यों ऐसा किया जाता है, तो बहुत ही आपका हेवी रेडियल लोड जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो टू टेक हेवी रेडियल लोड, डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डीप ग्रुप टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बियरिंग। सो इसमें पूछ रहा है बियरिंग में जो होता है आपके बॉल रेसेस जो होते हैं बहुत ही गहरे दिए जाते हैं, उसका गहरे दिए जाने का मेन पर्पस पूछ रहा है क्यों दिया जाता है ऐसा। तो वो क्या करता है ना, एक्सियल थ्रस्ट को ले सके बढ़िया से, तो टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट लोड, इसीलिए जो होता है आपका डीप ग्रुप टाइप का बॉल रेसेस प्रोवाइड किया जाता है बियरिंग में, है ना। सो किसके लिए, आपका जो आपका थ्रस्ट लोड होता है उसके लिए, है ना, हेवी थ्रस्ट लोड होता है उसके लिए। इसमें हेवी लिख नहीं रखा है। सो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डीप ग्रुप टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बियरिंग। तो बियरिंग में क्या होता है, डीप ग्रुप टाइप का बॉल रेसेस प्रोवाइड किया जाता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है, तो आपका जो हेवी एक्सेल थ्रस्ट लोड होता है ना उसको सहन करने के लिए। सो हेवी नहीं लिख रखा है इसमें, खाली विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट लोड है ना, थ्रस्ट खाली लिख रखा है। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 144 145 एक्सरसाइज है। इसमें आपका क्वेश्चन है, ये आपका लेवल 5 का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ बियरिंग मटेरियल कैरी अवे हीट फ्रॉम द बियरिंग ओपनिंग ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली। तो ये कह रहा है कि हीट को जो होता है कैरी करता है बियरिंग, क्या है विच प्रॉपर्टी ऑफ बियरिंग, है ना। प्रॉपर्टी पूछ रखा है जो आपका हीट जो होता है उसको कैरी अवे हीट, मतलब कि हीट जो होता है उसको बाहर निकालता है फ्रॉम द बियरिंग इन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली, ताकि वो जो बियरिंग है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सके, है ना। सो वो जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी, उसके कारण ऐसा कुछ होता है ना। थर्मल कंडक्टिविटी होती है जिसके कारण जो होता है जो भी आपका हीट जनरेट होता है उस चीज़ को बियरिंग से बाहर कर देता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल आर ओपन कोल्ड एज बेविट मेटल। तो इसमें पूछ रहा है कि बेविट मेटल जो होता है, ऐसे जनरली आप समझ लो बस ये कि बेविट मेटल जो है उसका अलॉय पूछ रखा है ना। सो विच मेटल आर ऑफन कोल्ड, किसको बोलते हैं बेविट मेटल। तो आपका बेविट मेटल जो होता है जो आपका टीन बेस्ड वाइट मेटल होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच बियरिंग मटेरियल हैव लो लोड कैरी कैपेसिटी है। अब पूछ रहा है कि कौन सा बियरिंग जो होता है जिसमें आपका कम वजन को सहने की जो क्षमता होती है, तो वो जो होता है आपका वाइट मेटल का होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, विच बियरिंग मटेरियल वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड हैव हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो कौन सा ऐसा बियरिंग होता है जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है और साथ ही उसकी लोड की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो हायर होती है। तो वो जो होता है आपका कैडमियम बेस्ड एलॉय जो होता है ये आपका हाई टेम्परेचर में भी वर्क करता है और साथ ही वो लोड जो है ना अच्छा खासा मतलब हैवी लोड को भी सहन कर सकता है, हायर लोड को कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो डी जो आपका राइट आंसर है कैडमियम बेस्ड एलॉय।
5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच बेयरिंग अलॉय इज यूज इन हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन लाइक माइंस एंड कनेक्टिंग रोड बियरिंग। तो इसमें पूछ रहा है जो कौन सा बियरिंग होता है जो हैवी ड्यूटी कार्यों के लिए उपयोग होता है, जैसे आपका माइंस हो गया और कनेक्टिंग रोड बियरिंग हो गया, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो बियरिंग का टाइप पूछ रखा है, तो उसमें आपका कॉपर लेड हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में ना, तो वहाँ पे आपका जो है हायर लोड का आ जाएगा। तो कंपैरिजन टू इसमें आते हैं, तो इसमें आपका कैडमियम बेस्ड अलॉय जो होगा वही हो जाएगा, है ना। लेकिन माइंस और कनेक्टिंग रोड बियरिंग जो होता है ना, उसमें ज़्यादातर आपका कॉपर लेड अलॉय दिखा जाता है। सो इसको हम ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर लेड अलॉय का। इसका इस्तेमाल किया जाता है हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन माइंस और इसका कनेक्टिंग रोड बियरिंग जो होता है उसमें। इसका आपका हाई टेम्परेचर का क्या होता है ना, उसमें आपका किया जाता है, पर ये हैवी। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच मटेरियल ऑफ बियरिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जनरल। सो कौन सा बियरिंग मटेरियल जो होता है आपका आज सबसे बढ़िया होता है हार्ड जनरल के लिए, तो वो जो होता है आपका एल्यूमिनियम अलॉय का जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच बियरिंग मेटल यूज फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। तो लाइट लोडिंग और लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए कौन से बियरिंग का मेटल जो होता है, मेटल के बारे में पूछ रखा है। सो कौन सा मेटल जो होता है बियरिंग का यूज किया जाता है, बियरिंग मेटल का उपयोग किया जाता है जो लाइट लोडिंग या फिर लो स्पीड एप्लीकेशन, मतलब कम स्पीड एप्लीकेशन में। तो इसमें जो होता है आपका जनरली यूज किया जाता है कास्ट आयरन का, है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मटेरियल ऑफ बियरिंग आर यूज इन सिचुएशन वेयर लुब्रिकेंट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है लुब्रिकेशन के लिए, वहाँ पे जो होता है कौन सा मटेरियल का बियरिंग है, मतलब बियरिंग मटेरियल जो जनरली बियरिंग कौन सा बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है ये कह सकते हो। तो वहाँ पर सिंटर्ड अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। सिंटर्ड अलॉय जो होता है सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है ना। सो वहाँ पे जहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है लुब्रिकेशन का, वहाँ पे आपका सिंटर्ड अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है बियरिंग बनाने, बियरिंग का यूज किया जाता है ना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच बियरिंग मटेरियल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। पूछ रखा है कि कौन सा मटेरियल बियरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो आपका कोरोजन का अच्छा रेजिस्टेंस होता है, मतलब कोरोजन का प्रतिरोध करता है। वो जो होता है आपका प्लास्टिक में किसी भी प्रकार का आपका कोरोजन नहीं लगता है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ हाई स्ट्रेंथ एंड शॉक रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सा बेयरिंग मटेरियल होता है जिसमें आपका हाई स्ट्रेंथ और शॉक रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब शॉक को रोकने की प्रॉपर्टी होती है। तो वो जो होता है आपका लेमिनेटेड फेनोलिक्स जो होता है, इसमें ये आपका हाई स्ट्रेंथ और शॉक रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ सेल्फ लुब्रिकेटेड प्रॉपर्टीज एंड नीड नॉट लुब्रिकेशन। कौन सा बेयरिंग मटेरियल होता है जो आपका सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है और उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है सेल्फ लुब्रिकेशन की, और नीड नॉट लुब्रिकेशन, उसको लुब्रिकेशन देने का ज़रूरत भी नहीं है ना। आपका इसमें देखो कास्ट आयरन भी होता है, इसमें भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये भी नहीं होता, पर नाइलॉन जो हो जाएगा ये इसमें से सबसे परफेक्ट हो जाएगा ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर पे, इसमें क्वेश्चन है विच बेयरिंग मटेरियल हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ केमिकल्स। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा बेयरिंग मटेरियल होता है जो कि आपका लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और साथ ही आपका जो केमिकल होता है उस चीज़ से बचाता है ना, केमिकल अटैक से जो है वो बचाता है। तो वो जो होता है आपका टेफ्लॉन होता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ गॉट लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। अब कह रहा है कि कौन सा मटेरियल होता है जो कि वो लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और मटेरियल कॉस्ट जो होता है हाई होता है। तो वो जो होता है आपका टेफ्लॉन ही होता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन क्या है आपका लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, साथ ही आपके मटेरियल कॉस्ट जो होता है बहुत महंगा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच बेयरिंग मटेरियल यूज इन कनेक्टिंग रोड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बेयरिंग मटेरियल जो होता है इस्तेमाल किया जाता है कनेक्टिंग रोड बनाने के लिए और साथ ही इलेक्ट्रिकल मोटर बनाने के लिए। तो उसमें आपका कॉपर लेड अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है ना।
डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 48 और 50 एक्सरसाइज है ना, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फेरस मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इसमें पूछ रखा है रिएक्शन के बारे में, है ना। जो फेरस मेटल होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में जो करता है उस केस में क्या होता है, तो उस केस में आपका रस्ट लगता है ना, जंग लगता है। सो ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेरस मेटल में जो होता है रिएक्शन, जब मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तो उस टाइम पे आपका रस्टिंग होती है ना। सो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है ना प्रोसेस होता है जो आपको मेटल के ऊपर लेप चढ़ाया जाता है ना, जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ जिंक बाथ ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन। से जब हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं तो जिंक बाथ का जो होता है टेम्परेचर कितना होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो जब भी हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे जिंक बाथ जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका 450 से 465 डिग्री सेल्सियस होता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट द सरफेस ऑफ कंपोनेंट आर कोटेड इलेक्ट्रिकली, है ना। इसमें पूछ रखा है प्रोसेस का नाम जिसमें आपका सरफेस या कि जो कंपोनेंट होता है उसके सरफेस पे जो कोटेड आर इलेक्ट्रिकली कोटेड किया जाता है। तो आपका जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जिसमें आपका कैथोड और एनोड होता है और उसके द्वारा करके सरफेस के ऊपर, मतलब जो भी कंपोनेंट पे जिसमें हमको करना होता है सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है, उसके द्वारा कोटिंग चढ़ाई जाती है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर पे। ये आपका फ़ोटो दिया हुआ है, यही आपका है अच्छा एक्स पार्ट का पूछ रखा है ना। ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का है, उसमें सबका एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये एक्स है क्या, है ना। सो ये एक्स जो है आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट कंपोजिट बिलेट कंसिस्टिंग ऑफ अ बेस मेटल एंड कोटिंग ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल आर रोल ड्रॉन, है। तो रोल ड्रॉन आप ऐसे याद रखो ना, प्रोसेस का नाम पूछ रखा है जिसमें आपका जो है बिलेट्स कंसिस्टिंग, जो कि आपका बेस मेटल होता है वो बिलेट होता है और साथ ही उसको कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल को बनाने के लिए उसको रोलिंग या फिर ड्रॉन मेथड द्वारा उसमें कोटिंग चढ़ाई जाती है। सो ऐसा जो होता है ना आपका क्लैडिंग में होता है ना। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस देयर द मोल्टन पार्टिकल ऑफ मेटल आर स्प्रेड ऑन सरफेस। सो प्रोसेस का नाम पूछा है जिसमें आपका स्प्रे करके सरफेस के ऊपर जो होता है वो जो मोल्टन पार्टिकल होता है उसको स्प्रे करके सरफेस के ऊपर चढ़ाया जाता है ना। तो आपका उसका नाम पूछ रखा है, तो आपका मेटल स्प्रेइंग हो जाएगा। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लेडिंग में देख लिए, इसमें आपको रोल्ड या ड्रॉन करके चढ़ाया जाता है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है एनोड और कैथोड का, उसमें यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करके किया जाता है। बाकी सीमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हार्ड किया जाता है मटेरियल को। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कंपोनेंट्स वुड बी स्लाइटली रब्ड एंड प्रोवाइड अ गुड ग्रिप ऑफ सब्सिक्वेंट पेंटिंग। किसमें ऐसा होता है, प्रोसेस का नाम पूछ रखा है जिसमें आपका उस प्रोसेस कंपोनेंट वुड बी स्लाइटली रब होता है, रब थोड़ा हो जाता है और उसमें गुड ग्रिप अच्छी पकड़ बनाने के लिए आ जाता है, उसमें उस पेंटिंग का नाम पूछ रखा है ना। सो ऐसा जो होता है सेरेडाइजिंग में होता है ना, इसमें आपका जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज इन कैलोराइजिंग। तो कैलोराइजिंग प्रोसेस में जो होता है टेम्परेचर कितना होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। सबका कैलोराइजिंग जो किया जाता है वो आपको 850 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में किया जाता है ना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच कोरोजन प्रिवेंशन प्रोसेस इज एक्सपेंसिव। तो कौन सा होता है आपका कोरोजन प्रिवेंसिव प्रोसेस होता है जो बहुत ही महंगा होता है। सो वो जो होता है आपका क्रोमाइजिंग होता है, वो थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा आता है कंपैरिजन टू बाकी के, है ना। जैसे सेरेडाइजिंग में जिंक यूज़ करते हैं, कैलोराइजिंग में जो होता है आपका एलुमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है,
क्लेडिंग एक मेथड के द्वारा किया जाता है ना, क्रोमाइजिंग में आपका क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल कोटेड डज नॉट क्रैक और पील ड्यू टू वाइब्रेशन इन टेम्परेचर। सो वेरिएशन इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अप डाउन के बाद भी उसमें क्रैक या फिर पील नहीं आता है, तो वो कौन सा कोटिंग इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, क्रैक या फिर पील वेरिए आपका टेम्परेचर का वेरिएशन होने के बाद भी, है ना। सो वो जो होता है आपका जिंक होता है ना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच द ऑक्साइड फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय कैन बी आर्टिफिशियली थिंक्ड ठीक है ना, मोटी होती है वो कह रहा है। अब ये एलुमिनियम है, इट्स अलॉय कैन बी आर्टिफिशियली थिक है ना। ऑक्साइड फिल्म को बचाएं, फिल्म ऑफ एलुमिनियम, ऑक्साइड फिल्म जो डाला जाता है एलुमिनियम और इसका, तो उसमें आपका एनोडाइजिंग का होता है ना, कैलोराइजिंग को बताया ये नहीं होता है। कैलोराइजिंग में आपका इसमें जो है आपका इसमें नेम पूछ रखा है प्रोसेस का, जो ऑक्साइड फिल्म होता है एलुमिनियम का और उसके अलॉय का यूज किया जाता है, और वो आर्टिफिशियली जो होता है मोटा होता है, तो आपका एनोडाइजिंग में होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलोराइजिंग जो होता है आपका ये खाली एलुमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सेरेडाइजिंग जिंक का इस्तेमाल करता है। क्रोमाइजिंग में आपका क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कोरोजन प्रिवेंशन मैथड इज़ यूज एक्सटेंसिवली फॉर केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। तो इसमें पूछ रहा है आपका जंग से रोकने के लिए जो एक प्रिवेंशन मेथड दिया जाता है, कोरोजन प्रिवेंशन मेथड, जिसमें आपका केमिकल प्लांट या फिर फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो वहाँ पे जो होता है फूड प्रोसेसिंग या फिर केमिकल प्लांट जो होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है आपका स्टेनलेस स्टील का, है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एक्सरसाइज यहाँ से 151 से लेके 154 के बीच में आ रहा है ना। ये आपको पाइप एंड पाइप फिटिंग का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका एल्बो दिखा रहा है ना। सो ये आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, एल्बोज। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पाइप फिटिंग हेल्प द पाइपलाइन टू ब्रांच ऑफ एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में ऐसे ऐसे इस तरह से बन रहा है ना, पाइपलाइन जो है ब्रांच ऑफ कर रहा है 90 डिग्री में। तो इस फिटिंग का नाम पूछ रहा है क्या फिटिंग होगा, तो ये आपका टी शेप में दिख रहा है ना। सो टी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, टी ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर पे इसमें क्वेश्चन है आपका विच पाइप फिटिंग इज रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट अ चेंज इन पाइप डायमीटर। पूछ रहा है जिसमें आपका जो पाइप फिटिंग होती है जिसमें आपका पाइप डायमीटर जो होता है वो चेंज हो जाता है ना। सो आपका रिड्यूसर में वैसा होता है ना। से रिड्यूसिंग टी ब्रांच जो होता है इसमें आपका एकोमोडेट किया जाता है। साथ में पाइप का जो डायमीटर होता है उसमें आपका चेंज पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। ऐसे जैसे जुड़ेगा, इसका फोटो आएगा अभी, है ना। सो रिड्यूसिंग टी ब्रांच होता है वो। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा पाइप फिटिंग है। तो ये आपका कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है ना। ये यहाँ पे देखो ये रिड्यूस हो रहा है पर ये कॉन्सेंट्रिक है। इसमें एक्स्ट्रा एक और आता है एक्सेंट्रिक रिड्यूसर करके, है ना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन आएगा वो उसको दिखाएंगे। ये आपका एक्सेंट्रिक रिड्यूसर है ना, ये वाला। इसमें पूरा का पूरा आ रहा है, पूरा का पूरा ये कट रहा है और उसमें क्या है एक ही जगह से कट रहा था। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका विच पाइप फिटिंग इज यूज फॉर क्लोजिंग द एंड ऑफ पाइप और फिटिंग हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड। अब ये क्या है ना, एक पाइप है यहाँ पे कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं पाइप को या एक्सटर्नल थ्रेड के साथ, तो ये आपका कैप होता है ना। और इंटरनल थ्रेड होगा तो आपका उसमें प्लग लगेगा। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में पूछ रखा है, जो पाइप का एंड है उसको क्लोज करने के लिए आपका कैप का इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पाइप फिटिंग इज यूज फॉर क्लोजिंग ए पाइप लाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। अब इंटरनल थ्रेड पे करना है, पाइप क्लोज करना है, तो उस केस में आपका प्लग का इस्तेमाल किया जाएगा। बी जो है राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका नाम पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो ये जो है आपका कपलिंग है, ये आपका, है ना।
सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इधर से इस पोर्शन को यदि ध्यान से देखो तो यही पोर्शन यहाँ पे भी है, इधर थ्रेडेड है, इधर भी थ्रेडेड होगा, तो ये आपका कपलिंग हो जाएगा। कैप जो होगा ना ये छोटा शेप में होगा, ज़्यादा इतना बड़ा लंबा नहीं होगा, है ना। सी जो है राइट आंसर है। ऐसा नहीं डाउट पैदा हो कि ये कैप होगा बोल के, है ना। ये थोड़ा लंबा है, स्लीप की तरह आ रहा है, तो ये आपका कपलिंग हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप पाइप फिटिंग, है ना। इस पाइप फिटिंग का नाम पूछ रखा है, ये तो आपका रेड्यूसर कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। डी जो है राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग इन अ पाइप लाइन टू परमिट कनेक्शन विद लिटिल चेंज टू द पोजिशन ऑफ द पाइप। इसमें पूछ रहा है कि आपका जो पाइप फिटिंग का नाम पूछा है, इसमें पाइपलाइन जो होता है कनेक्शन देता है और साथ ही उसका पोजीशन जो होता है थोड़ा सा चेंज होता है पाइपलाइन में, तो वो कौन सा पाइप फिटिंग होता है। तो ऐसा जो होता है आपका यूनियन में पाया जाता है, पर यूनियन में क्या है ना, परमिट कनेक्शन है ना, पाइप फिटिंग इन अ पाइपलाइन टू परमिट कनेक्शन विद लिटिल चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ पाइप। सो आपका यूनियन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए, है ना, क्योंकि इसमें आपका डायमीटर चेंज हो जाता है, कपलिंग जोड़ने के लिए होता है, प्लग जो होता है आपका क्लोज करने के लिए होता है। ये जो है राइट आंसर है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का नाम पूछ रखा है, ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो ये आपको दिख रहा है, ये निप्पल है ना। सी निप्पल में 2 ऑप्शन है, तो आपका शॉर्ट निप्पल हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर है। ये आपका शॉर्ट निप्पल है। खाली निप्पल होगा तो थोड़ा लंबा उसका ज़्यादा रहेगा, है ना, और उसमें थ्रेड जैसे स्टर्ड होता है ना, उस तरह से इसमें बना होता है। साइड में आपका थ्रेड बना रहेगा, बीच में जो है प्लेन एरिया रहेगा, वो खाली निप्पल हो जाएगा। ये छोटा है इसलिए शॉर्ट निप्पल हो जाएगा। अगले आते हैं 155 नंबर एक्सरसाइज आते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें, ये भी पाइप फिटिंग से ही क्वेश्चन आएगा। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस, है ना। इस डिवाइस का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका पाइप वाइस है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज टू होल्ड लार्ज डायमीटर पाइप अप टू 200 mm। तो 200 mm तक का जो बड़े डायमीटर के पाइप होते हैं उसको पकड़ने के लिए जो वाइस इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम पूछ रखा है, तो आपका चैन पाइप वाइस होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका नाम पूछ रखा है, पाइप कटर है, और पाइप कटर में एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है ना। तो यही आपका कटर है ना, एक्स जो है आपका कटर हो जाएगा, कटर व्हील। सी जो है राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच पाइप कटर कैन बी एडजस्टेड टू कट एनी डायमीटर ऑफ पाइप बाय एडिंग ऑन एक्स्ट्रा व्हील एंड लाइंस। सो इसमें पाइप कटर के बारे में पूछ रखा है, जिसको एडजस्ट करके किसी भी डायमीटर को हम डायमीटर के पाइप को जो है काट सकते हैं, और एक्स्ट्रा व्हील लगा के, है ना, लाइन को। सो उसमें जो होता है आपका मल्टी व्हील चैन कटर जो होता है उसका इस्तेमाल करके किसी भी डायमीटर के पाइप को जो है हम काट सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा व्हील को भी ऐड कर रहा है ना, एडिंग एक्स्ट्रा व्हील। तो मल्टी व्हील जो होगा उसी में आपका चैन कटर जो होगा उसमें एक्स्ट्रा व्हील ऐड होगा, और लाइन सेट होंगे, जिसमें आपका यानी किसी भी डायमीटर का पाइप को जो होता है काटा जा सकता है। तो डी जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन चैन। अब ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, चैन में से ये क्या है, तो ये आपका लिंक हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका लिंक है जो जोड़ रहा है एक चैन को दूसरे से। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका ये आपका स्टील एंड पाइप रेंच है, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका एडजस्टिंग नट हो जाएगा, है ना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच पाइप रेंच इज नॉट टू बी यूज फॉर पाइप लेस देन 50 mm डायमीटर। सब पूछ रहा है कि 50 mm से कम डायमीटर के जो पाइप होते हैं उनको पकड़ने के लिए कौन सा पाइप रेंच इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आपका ये चैन पाइप रेंच होता है, उसका आपका 50 से ऊपर में इस्तेमाल किया जाता है, 50 से जो लेके 200 तक मान के चलो, 50 से 150 ऐसे 200 तक मान के चलो, है ना। तो सी जो आपका राइट आंसर है। किसी किसी भी बुक में क्या है ना 150 दिया हुआ है, किसी में आपका 200 दिया हुआ है चैन पाइप रेंच के बारे में, है ना। 50 से ऊपर होता है, अब यहाँ कह रहा है लेस देन, तो ये जो होता है वो ज़्यादा को पकड़ता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड जैक्स इन फुटप्रिंट रेंच। ये फुटप्रिंट रेंच है, ये अलग अलग इसमें होल्स बने होते हैं जिसमें एडजस्ट होता है। तो इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये क्या है, तो ये आपका पाइवट हो जाएगा, पाइवट पिन हो जाएगा, है ना। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा।
ये पाइवट पिन क्या होता है, इसमें लगा हुआ होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए आप आराम से लगा के एडजस्ट कर सकते हो और अलग अलग डायमीटर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे। ये आपका क्वेश्चन है, विच रेंज इज यूज ऑन फिनिश ट्यूबुलर सरफेस अवॉइडिंग मार्किंग और डैमेजिंग। कौन सा रेंज जो होता है इस्तेमाल किया जाता है, जो फिनिश ट्यूबुलर सरफेस होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है और उसमें किसी भी अवॉइड करता है किस चीज़ को, मार्किंग होने से या डैमेजिंग होने से। तो आपका स्ट्रैप रेंच जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपका नाम पूछ रखा है प्लम्बिंग मशीन का, इसका नाम क्या है, तो आपका पाइप बेंडर है। ये हो जाएगा पोर्टेबल हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर, सॉरी पाइप बेंडर 2 ऑप्शन में है ना। ये आपका बेंच हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर हो जाएगा ना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टेबल टाइप का जो होता है वो छोटा होता है, उसमें स्टैंड वगैरह लगते हैं, 3 स्टैंड लगते हैं, उसका भी सवाल बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। 156 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी आपके 8-9 क्वेश्चन आएंगे, है ना। सो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ टर्म इम्प्लाइज केयरफुली सेपरेटिंग द पार्ट्स विदाउट डैमेजिंग एंड रिमूविंग, है ना। सो पूछ रहा है कि नेम ऑफ टर्म पूछ रहा है जिसमें आपका केयरफुली सेपरेट कर सकते हो पार्ट्स को बिना भी डैमेज या फिर बिना निकाले हुए, है ना। तो उसको डिसमेंटलिंग बोलते हैं ना, किसी भी प्रकार का डैमेज या फिर रिमूविंग के पार्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो डिसमेंटलिंग में होता है, अलग करना होता है ना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग दैट कैन बी अडोप्टेड बाय इंडिविजुअल हाउस। तो इंडिविजुअल हाउस में हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मेथड पूछ रहा है कौन सा मेथड होता है जिसको हार्वेस्टिंग मतलब खेती वेती करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, कैन बी अडोप्टेड बाय इंडिविजुअल हाउस, को घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो हार्वेस्टिंग का सवाल है तो हार्वेस्टिंग से ही आ जाएगा ना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग का पूछ रखा है, दैट कैन बी अडोप्टेड बाय इंडिविजुअल हाउस, घर खुद के घर के लिए। तो आपका रूफ टॉप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब है, इसका मतलब हार्वेस्टिंग का होता है कि किसी चीज़ को जैसे खेती में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वाटर लेवल को ना मैनेज करने के लिए। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब ये टैप आ गया है ना, नल है, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये क्या है, तो ये आपका बोनट है। सॉरी ये बोनट नहीं है ना, बोनट जो है ये वाला बोनट हो जाएगा, ये आपका ग्लैंड नट हो जाएगा ना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी। इसमें स्पिंडल जो है ये स्पिंडल है, बोनट आपका ये हो जाएगा, वाल सीट जो है ये नीचे वाला काला वाला हो जाएगा ना। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट दैट होल्ड द वर्किंग पार्ट स्क्रूड ऑन द बॉडी ऑफ वाटर टैप। इसमें पार्ट का नाम पूछ रखा है जो कि होल्ड करता है वर्किंग पार्ट को, जिसमें स्क्रूड होता है ऑन द बॉडी ऑन वाटर टैप। तो आपका स्टफिंग बॉक्स में बना हुआ होता है ना, स्टफिंग बॉक्स, सॉरी ये आपका जो है ना बोनट के अंदर देखो थ्रेड बना हुआ है, सो बोनट जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बोनट में आपका वाटर टेप जो होता है उसके अंदर बोनट जो होता है उसमें वर्किंग पार्ट जो होता है स्क्रूड होता है, तो आपको मतलब बॉडी इन वाटर टेप तो वो बोनट में ही होता है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ टैप एज ए सॉफ्ट ग्रेफाइट ग्रीस हैम पैकिंग फॉर मेकिंग वाटर टाइट जॉइंट। इसमें पूछ रहा है जो टैप का पार्ट होता है उसके बारे में, जो आपका सॉफ्ट ग्रेफाइट ग्रीस हैम्प पैकिंग होती है वाटर टाइट जॉइंट के लिए, तो किस में करा जाता है उसके बारे। तो हैम्प पैकिंग जो होता है आपका ये आपका करा जाता है जनरली स्टफिंग बॉक्स में से, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिटेनर जो होता है एक प्रकार का फिल्टर होता है ना, बोनट हो गया, बोनट तो आपने देख लिया, ग्लैंड नट जो होता है उसमें बना हुआ होता है जिसमें आपका लगाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द काउज ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इवन फॉर्मली क्लोज। तो
टैप जो होता है उसको क्लोज़ करने के बाद भी उसमें पानी का बूंद टपकता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, कारण के बारे में पूछ रखा है, क्यों ऐसा होता है ना। इसमें वॉशर का ज़्यादातर केस आता है। यदि वॉशर आपका ख़राब हो गया है उस केस में आपका जो है टैप बंद करने के बाद भी पानी निकलेगा, है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पिंडल का थ्रेड यदि ख़राब हो जाएगा ना तो घूमेगा नहीं, बेंट हो जाएगा, उस केस में भी नहीं घूमेगा, वो लॉक हो जाएगा। यदि स्पिंडल फ्री हो जाता है तो वो तो घूमता ही रहेगा फिर, है ना। इसमें पूछा है वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम टैप फॉर्मली क्लोज करने के बाद भी उसमें से वाटर जो है वाटर की बूंदें गिर रही है, उसका मेन कारण होता है वॉशर जो है ख़राब हो गया है या फिर घिस गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द काउज इफ टैप हार्ड टू टर्न ऑन एंड ऑफ। अब इसमें वही आ गया क्वेश्चन, तो टैप जो है ना वो बहुत हार्ड चल रहा है ऑन या ऑफ करने में, तो उस केस में क्या हो सकता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। स्पिंडल का जो थ्रेड है आपका डैमेज हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है, स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट, या फिर इस केस में यदि वर्न आउट हो जाएगा ना तो फ्रीली जाएगा आएगा। स्टफिंग बॉक्स जो है आपका ड्राई हो गया है उसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। टैप जो है हार्डली मतलब वो घूम रहा है, ऐसा नहीं कि घूम नहीं रहा है। स्पिंडल का थ्रेड जब ख़राब हो जाएगा ना तो फ्रीली मूवमेंट होता है। वॉशर लूज ऑन वाल, इस केस में तो आपका चलो पानी का आएगा। डिफेक्टिव पैकिंग का स्टफिंग बॉक्स का, इस केस में तो आपका घूमना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ड्राई हो जाता है जिसके कारण वो जो होता है थोड़ा ऑन ऑफ करने में दिक्कत आता है या फिर हार्डली थोड़ा जाता है ना, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काउज और लाउड नॉइज इन द टैप इफ टर्न ऑन। तो जब भी हम टैप को ऑन करते हैं उस टाइम पे बहुत उसमें लाउडली नॉइज आता है, उसके पीछे कारण क्या होता है उस कारण के बारे में पूछ रहा है। तो उस केस में क्या होता है ना, वॉशर आपका लूज है वाल में जिसके कारण उसमें साउंड आती है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कटा हुआ रहेगा वॉशर, उस केस में आपको पानी का बूंद बूंद गिरेगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काउज इफ स्पिंडल कंटिन्यूसली स्लीपिंग इफ टर्न एंड टैप विल नॉट शट ऑफ। अब इसमें पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है कि स्पिंडल जो है ना कंटिन्यूसली स्लीपिंग है, अटल टैप जो होता है विल नॉट शट ऑफ, उसको बंद नहीं कर पाते। तो आपका थ्रेड जो है ना वर्न आउट हो गया है जिसके कारण ऐसा होता है। स्लीप करने का कारण वही होता है ना, फ्री हो जाना बोलते हैं उसको। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्री हो गया, वो घूम रहा है लॉक हो ही नहीं रहा है ना, वही आपका कह रहा है शट ऑफ ही नहीं हो रहा है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट घिस गया है। ये आपका 157 है एक्सरसाइज। इसमें देखते हैं, ये भी आपका 5.5 फिटिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका विच मेथड द प्रेजेंस क्वालिटी जेन्युइननेस ऑफ एनीथिंग इज डिटरमाइंड। कौन सा मेथड है जिसमें प्रेजेंस हो गया, क्वालिटी हो गया, जेन्युइननेस हो गया, एनीथिंग कुछ भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, तो किस में होता है। तो वो आपका जनरली जो होता है आपका टेस्टिंग में ये सारी चीज़ें चेक करी जाती है ना, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज टू इवेल्युएट द आइटम बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन। अब इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड लिख रखा है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड किस में कराया जाता है उसके बारे में इतना ही आप क्वेश्चन को समझ लो। जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए होता है ना, जिसमें आपका डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, मतलब तोड़ने फोड़ने का काम नहीं होता है, तो वो आपका विजुअल इंस्पेक्शन होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल एड फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें पूछ रखा है मैकेनिकल एड जो विजुअल इंस्पेक्शन में कराया जाता है इनमें से कौन सा है। इसमें पूछ रखा है आपका मैकेनिकल एड पूछ रखा है जिसमें विजुअल इंस्पेक्शन करा जाएगा, तो आपको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल एड फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। तो इसमें आपका क्या है, मैकेनिकल एड फॉर विजुअल इंस्पेक्शन है ना। ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, दोनों का दोनों सेम है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल एड फॉर विजुअल इंस्पेक्शन, तो इसमें माइक्रोस्कोप हो जाएगा ना। तो इसका आपका देखो इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन है, तो इसका आपका माइक्रोस्कोप हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच विजुअल इंस्पेक्शन इज सप्लीमेंट टू ऑफ डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। तो इसमें पूछ रखा है डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में पूछ रखा है ना।
सो कौन सा विजुअल इंस्पेक्शन होता है जिसमें डायरेक्ट सप्लीमेंट होता है डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन का, तो वो जो होता है आपका ट्रांसलूसेंट विजुअल टेस्टिंग जो होता है उसमें होता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्पेक्शन मेथड प्रोवाइड इमीडिएट रिजल्ट। तो कौन सा इंस्पेक्शन मेथड होता है जिसमें आपका इमीडिएट जो है रिजल्ट मिल जाता है, तो वो जो होता है आपका विजुअल इंस्पेक्शन में मिल जाता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इससे पहले हमने देख लिया था नॉन डिस्ट्रक्टिव, लेकिन वहाँ पे ना क्वेश्चन आंसर जो है ना वो अलग अलग थे। तो इसमें पूछ रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव में किस में हो जाएगा, तो आपका ये लिक्विड डाई पेनेट्रेट टेस्टिंग जो है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में जो होता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, क्रैश, ये सारे कुछ डिस्ट्रक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। सो ये आपका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो है ये आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो आपका इसमें क्रैश वाला जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। क्रैश टेस्टिंग जो है ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आने से पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये आपका 158 एक्सरसाइज है और ये आपका 3rd सेमेस्टर का जो है लास्ट एक्सरसाइज है ना। इसमें क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म दैट इज इन कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड फिटनेस फॉर यूज़ है ना। इसमें टर्म का नाम पूछ रखा है जो आपका कन्फर्मेंस होगा, रिक्रूटमेंट या स्पेसिफिकेशन एंड फिटनेस ऑफ यूज़। तो उसके लिए क्या होता है वो आपका क्वालिटी होता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वालिटी में ही आपका जो होता है रिक्रूटमेंट कितना है उसका स्पेसिफिकेशन एंड फिटनेस देने का वो वही क्वालिटी वाले करते हैं। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। विशेषता पूछ रहा है, क्वालिटी की विशेषता पूछ रहा है। स्ट्रक्चर का जो होता है स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी है ना, इनमें से कौन सा है। सो वो जो होता है आपका उसके पार्ट का जो लंबाई हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा क्वालिटी के हिसाब से है ना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है टाइम ओरिएंटेड जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी है ना, क्वालिटी की विशेषता जो आपका टाइम पीरियड होता है। तो इनमें से कौन सा है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो है वारंटी का जो होता है ना वो टाइम पीरियड होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एथिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी में ही पूछ रहा है एथिकल कैरेक्टरिस्टिक, एथिकल विशेषता पूछ रहा है कौन सा है। सो ऑनेस्टी जो हो जाएगा ये आपका एथिकल हो जाएगा। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी में ही पूछ रहा है, ये सेंसरी विशेषता पूछ रहा है ना। सो कौन सा है इसमें से। तो सेंसरी करने का मतलब देख के करोगे, ये आपका ब्यूटी ऑफ मॉडल हो जाएगा। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन विच प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल इज यूज फॉर अचीविंग प्रोसेस स्टेबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पूछ रहा है कि जो आपका स्टेबिलिटी होता है उसका अचीविंग प्रोसेस में किस में यूज़ किया जाता है, वो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल का नाम पूछ रखा है ना। इनमें से कौन सा है। तो ये आपका स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है, इससे आपका कितना अचीव किया नहीं किया उस चीज़ के बारे में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो सारा कुछ देखा जाता है ना। स्टैटिकली इसमें आपका ग्राफ्स बनाए जाते हैं उसके द्वारा देखा जाता है। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फैक्टर रिलेटेड टू नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो कौन सा फैक्टर जो होता है रिलेटेड है या फिर ज़रूरत है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो वो जो आ जाएगा आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स है ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स हो जाएगा। ये आपका क्वालिटी कंट्रोल की नीड होती है कि आप जिन लोगों को या कंज्यूमर को दे रहे हो वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं उस प्रोडक्ट से। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ प्रोबेबली द मोस्ट टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड इन स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस कंट्रोल। तो इसमें पूछ रहा है जो स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस कंट्रोल है इसमें आपका मोस्ट टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड कौन सा है इन 4 में से। सो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जो है ना टेक्निकल
सोफिस्टिकेटेड जो है ना स्टैटिकल कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल जो है ये आपका कंट्रोल चार्ट हो जाएगा। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक्शन मार्क्ड एज एक्स। एक्स के पार्ट में ये आपका एक्स पार्ट का दिखा रखा है, इसका नाम क्या है? तो ये आपका सर्च का दिखा रहा है ना, सो इंस्पेक्शन हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सर्च जो होता है या इंस्पेक्शन होता है। बी जो है राइट आंसर है। और यहाँ पे हमारा जो सवाल है 3rd सेमेस्टर का पूरा होता है और ये आपका 7th पार्ट है ना, और 7th पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 या 3 और पार्ट बनेगी जिसमें आपका 4th सेमेस्टर का आ जाएगा। जितना MCQ बनता है ना वो सारा का सारा आ जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो में कुछ डाउट्स आपको लगेंगे तो डाउट्स के बारे में आप ज़रूर लिखना, है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।